जीवन के भौतिक नियमों को जानने की जिज्ञासा के क्रम में मानव हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि सृष्टि किन नियमों पे काम कर रही है। ऐसे क्या नियम हैं जिनकी वजह से इतनी विशाल सृष्टि और ब्रह्मांड चल रहा है। हम भौतिक नियमों की अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक नियमों के द्वारा उनकी व्याख्याएं की गई हैं। बहुत से नियम जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है, लेकिन क्या इनसे परे भी कोई नियम हैं या ऐसे नियम हैं जो इन नियमों का आधार बनती हैं। अगर हम देखना चाहें तो सृष्टि में जो मूल नियम काम करते हैं वो 3 प्रकार के हैं। वो तीनों नियम एक कण से लेकर एक पहाड़ तक बराबर काम करते हैं। निर्जीव से लेकर सजीव में बराबर काम करते हैं। उनमें पहला है किसी चीज का बनना। इस सृष्टि में हर क्षण हर पल किसी नई चीज का सृजन हो रहा है, नए जीवन का सृजन हो रहा है। हम किसी भी जीव के आधार पर इसको देख सकते हैं कि हर क्षण नए जीव का जन्म हो रहा है। और न केवल नए जीव का जन्म हो रहा है, बल्कि उस जीव के अंदर जो कोशिकाएं या उसके अंदर बनने वाली और छोटे सूक्ष्म तत्व हैं, उनका भी सृजन हो रहा है और जीवन आगे चल रहा है। ऐसे ही जो भौतिक चीज़ें हैं उनमें से भी एक चीज़ बन रही है। उस चीज़ के अंदर भी जो उसकी छोटी मौलिक चीज़ें हैं वो भी बन रही हैं। जब हम दूसरे की बात करते हैं, उसका विकास कंटिन्यू होता रहता है। जो चीज़ बन गई है सृष्टि में उसका क्रम निर्धारण हो जाता है और वो चलता रहता है। चलने हुए क्रम को हम समय के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जैसे समय चल रहा है वैसे विकास हो रहा है। नहीं, जो विकास का एक क्रम चल रहा है वो सृष्टि का दूसरा नियम है। ये हर प्राणी में, हर मृत वस्तु में, हर भौतिक और अभौतिक दोनों चीज़ों में ये काम कर रहा है। तीसरा नियम है उस बने हुए और विकसित होने के बाद में उसका अंत हो जाना। सृष्टि इन्हीं 3 गुणों के ऊपर काम करती है। ये मौलिक गुण हैं। इस सृष्टि में हर चीज़ बनती है, एक विकास का क्रम तय करती है, उसके बाद में उसका अंत हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बन रही है, कैसे विकास हो रहा है और कैसे अंत की तरफ चली जा रही है। जैसे एक बीज को हम पानी देते हैं और भूमि में लगाते हैं तो जीव के रूप में पैदा हो जाता है। अंकुरित होकर वो धीरे धीरे बढ़ता है। जब वो बीज एक वृक्ष के रूप में बनने के लिए अंकुरित हुआ है, बीज का अंकुरन उसका जन्म है। जन्म के साथ में ही उसके विकास की प्रक्रिया साथ हो जाती है और उसी के साथ अंत भी चालू होता है। ये
तीनों चीज़ों को हम अलग अलग नहीं देख सकते कि जन्म की प्रक्रिया अभी हुई है, उसके बाद में इसका विकास चलेगा और उसके बाद में उसका अंत होगा। यह ऐसे नहीं है। ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ एक क्षण में घटित होती हैं और जब ये प्रक्रियाएं अपना पूर्ण विकास पे होती हैं तब हमें नज़र आता है कि ये प्रक्रिया घटित हो चुकी है। अभी तीनों प्रक्रियाओं को ऐसे नहीं समझ सकते कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका जन्म है, फिर वो बड़ा हुआ तो उसका विकास है और जब उसकी मृत्यु होगी तो अंत है। नहीं, वास्तव में ये तीनों जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसी समय तीनों लागू हो गई हैं। जन्म हुआ, पहली प्रक्रिया। जन्म के साथ ही जन्म जो होना एक प्रक्रिया थी, वो जन्म भी विकास की ही एक प्रक्रिया थी जिसकी वजह से जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ वहाँ पे कुछ चीज़ अंत भी हो गई, किसी चीज़ को छोड़ दिया है इसलिए उसका अंत हो गया है। अब जैसे ही हम इसको आगे समझने की कोशिश करें कि हर क्षण कैसे हो रहा है, इसलिए जन्म से 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के दौरान जन्म की कार्रवाई हुई तो 1 घंटे के दौरान कुछ कोशिकाएं और जन्मी हैं, उसी दौरान कुछ कोशिकाओं का विकास हुआ है, उसी दौरान कुछ कोशिकाएं मरी भी हैं। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम को जब हम लेकर देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि तीनों जन्म, विकास और मृत्यु तीनों 1 घंटे में घटित हुई हैं। ऐसे ही हम इस टाइम फ्रेम को छोटा करके देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें ही एक छोटे कालखंड में भी घटित होती नजर आएंगी और ये तीनों चीज़ें एक साथ ही घटित होती हैं। लेकिन इन तीनों घटनाओं को हम एक साथ देखने में असमर्थ हैं। लेकिन अगर इनको बौद्धिक के स्तर पर समझा जाए तो समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति के जितने नियम हैं, जितना विकास हुआ है या आगे होने वाला है, इन्हीं 3 नियमों के आधार पे होगा। इन्हीं 3 नियमों के आधार से ये पहले हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में भी घटित होगा। यह समझने में थोड़ा अतार्किक लगता है, लेकिन इसको हम दूसरे विकल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे घड़ी का उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। घड़ी में 9 बजे हुए हैं और 9:01 हुआ है। इसका मतलब 1 सेकंड का जन्म यहाँ पे हुआ, लेकिन उसी दौरान 9 बजने से लेकर 9:01 हुआ, उस दौरान उसने अपना एक विकास क्रम तय किया है और उसी दौरान 9 बजने से लेकर 9:01 तक 1 सेकंड का अंत भी हुआ है। यह समझाने के लिए इस प्रकार का समय और घड़ी का उदाहरण दिया गया है ताकि समझने में थोड़ा सहज हो जाए। अतः सृष्टि के भौतिक नियमों को इस आधार पर समझने की कोशिश करें कि ये 3 नियम हमेशा सृष्टि में लागू हैं और तीनों एक साथ लागू होते हैं, तो भौतिक नियम भी बड़ी आसानी से समझ में आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे दुविधा ये रहती है कि इन तीनों नियमों को किसी यांत्रिक चीज़ से मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तीनों नियम एक साथ एक क्षण में घटित होते हैं और ये अभौतिकी से भौतिकी में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से हमारे पास में ऐसी कोई यांत्रिक मशीनें नहीं हैं और ऐसी ही यांत्रिक मशीनें शायद बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि अभौतिकी को नापने के लिए भौतिक यंत्र काम नहीं करते।
दूसरा यहाँ पे ये है कि जो ये तीनों नियम घटित होते हैं वो एक पैरेलल विधि में होते हैं। पैरेलल विधि इसलिए बता रहा हूँ कि यह एक सीधी रेखा के रूप में समझ सकते हैं कि अगर जैसे एक गाड़ी 100 मीटर चलती है तो जिस प्रकार से हम रिवर्स की बात करते हैं कि रिवर्स ले जाया जा सकता है, ऐसा इन तीनों विधियों में नहीं होता। ये तीनों विधियाँ क्रमशः आगे की तरफ ही बढ़ती हैं, इसमें पीछे जाने का कोई उपाय नहीं है। अगर हम जैसे गाड़ी के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी 100 मीटर अगर चलती है तो वापस उसको अगर 100 मीटर पीछे कर दें तो हमारे समझ में ये आता है कि गाड़ी 100 मीटर पीछे हो गई है, लेकिन वास्तव में वो 100 मीटर पीछे नहीं हुई है। वो 100 मीटर आगे गई थी, उसके आगे के क्रम के हिसाब से वो 100 मीटर और पीछे की तरफ चली है। ये उसका क्रमिक विकास हुआ है, जिसकी वजह से हमें लगता तो है कि वो पहले वाले स्थान पे आ गई है, लेकिन पहले वाले स्थान तक आते हुए उसने तीनों विधियां कंप्लीट करके वो आगे ही बढ़ी है, पीछे नहीं आई है। इस कारण हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि षष्ठी में 3 नियम काम करते हैं। किसी चीज़ का बनना, विकास होना और विघटन हो जाना। तीनों नियम एक साथ काम करते हैं, एक चीज़ पे काम करते हैं और एक दिशा में काम करते हैं। ये नियम काम होने के बाद में इनमें वापसी का कोई उपाय नहीं है। ये पीछे की तरफ तीनों नियम काम नहीं करते या इनको पीछे नहीं लौटाया जा सकता। तीनों इतने सूक्ष्म स्तर पर होते हैं कि इनको यांत्रिकता से नापना मुश्किल है, लेकिन व्यवहारिकता में जब एक बड़े कालखंड में देखते हैं तो इनको समझा जा सकता है, या इनको समझने के लिए यौगिक आधार पर ध्यान की विधियों से इनको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव के आधार पे इन तीनों को समझा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव में आते हैं और अनुभव का विषय है, किसी मापक इकाई का विषय नहीं है। धन्यवाद।